ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण और पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो हमारा सही आंसर क्या है, पुष्पगुप्त ने किया था। ठीक है, पुष्पगुप्त कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे या राज्यपाल थे। और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सुदर्शन लेक है वो कहां पर स्थित है, तो हमारा गिरनार में स्थित है। गिरनार किस राज्य में आता है? सौराष्ट्र में आता है। ठीक है, और इन सब चीज के बारे में हमको कहां पे किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो जो जूनागढ़ का हमारा शिलालेख है उसके बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको जूनागढ़ के शिलालेख में देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई? जो जूनागढ़ का जो शिलालेख है उसमें किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? हमारी सुदर्शन लेक की इंफॉर्मेशन दे के रखी है। और सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी? तो पुष्पगुप्त ने बनवाई थी। ये जानकारी भी उसमें दे के रखी है। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आया पहला क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द ग्रेजिंग एरिया? जो चराई वाला क्षेत्र होता था उसकी देखभाल के लिए किसको नियुक्त किया जाता था, या उस नियुक्ति के लिए किसका नाम, मतलब कि उस पोस्ट का नाम क्या था, उस ऑफिशियल को किस नाम से बुलाया जाता था? तभी आंसर करो। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, इसको क्या बोला जाता था? विविध अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, देखो बेसिकली क्या बात कर सकते हैं, अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उस टाइम पे जो चरवाहे होते थे ना, जो चराने वाला क्षेत्र होता था, उसको बोल सकते हैं कि देखभाल करने का काम किन लोगों का होता था? विविध अध्यक्ष लोगों का होता था। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब देखो इसको थोड़ा सा ये चीज देख लो, जो हमारे कोषक अध्यक्ष थे वो किसके लिए बोल सकते हैं कि वो किसको संभालते थे? जो हमारी ट्रेजरी रहती थी, जो बोल सकते हैं कि जो हमारा बोल सकते हैं कि जो महल में जो भी क्या कहते हैं उस टाइम पे कैसे बोलते हैं, जो ट्रेजरी रहती थी ना हमारा, बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, मतलब जो खजाना वगैरह रहता था ना, उस खजाने की देखभाल करने वाले को हम लोग क्या बोलते थे? कोष अध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं अकार्य अध्यक्ष किसके नाम से जाना जाता था? तो अकार्य अध्यक्ष जो था वो माइनिंग के लिए, माइनिंग से रिलेटेड था और मेटलर्जी से रिलेटेड था। जो खनज बोला जाता है ना, जो खनज संभालता था, जो बोल सकते हैं माइनिंग और मेटलर्जी से रिलेटेड था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? अकार्य अध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, और जो हमारा पूर्ण अध्यक्ष रहता था, पूर्ण अध्यक्ष के हमारे जो रहते थे वो क्या रहते थे? जो ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार रहता था ना, व्यापार के जो हेड रहते थे उसको क्या बोला जाता था? पूर्ण अध्यक्ष बोला जाता था। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर आपको विविध अध्यक्ष की बात करिए तो विविध अध्यक्ष जो है वो किससे रिलेटेड है? जो चराई वाला क्षेत्र है उससे रिलेटेड था। जो चराई वाले क्षेत्र को संभालता था उसको हम विविध अध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, ट्रेजरी मतलब कि जो खजाने वगैरह वगैरह को संभालते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? कोषाध्यक्ष बोलते थे। जो अकार्य अध्यक्ष हैं वो बोल सकते हो कि माइनिंग और मेटलर्जी से रिलेटेड था। जो बोल सकते हो जो खनज वाली चीजें थी, जो खनज वाली चीजें माइनिंग को संभालता था या मिनरल्स को संभालता था, उसको हम लोग अकार्य अध्यक्ष बोलते थे। और हमारा पुण्य अध्यक्ष जो था वो किसको संभालता था? हमारा, ठीक है, तो जो व्यापार का जो हेड होता था उसको बोला जाता था, ट्रेड एंड कॉमर्स का जो हेड था उसको बोला जाता था। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन दैट द पुष्पगुप्त कंस्ट्रक्टेड अ डैम ऑन द सुदर्शन लेक? तो अभी बताया था मैंने इसका आंसर, पहले ही बोल दिया मैंने। अभी बताया था किस अभिलेख की जानकारी मिलती है कि पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण किया था? तो अभी बताया था मैंने, किस अभिलेख में हमको देखने को मिलता है, किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है या शिला बोल सकते हो शिलालेख है, उसमें इसकी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में या जूनागढ़ शिलालेख में हमको ये पता चलता है कि जो सुदर्शन जो डैम है वो किसने बनाया था? पुष्पगुप्त ने बनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो,
मौर्य साम्राज्य के दौरान मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी, मेन ट्रेड आइटम्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर वॉज, मौर्य काल के टाइम पे या मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कौन कौन सी चीजों का उस टाइम पे ट्रेड होता था, किस चीज का व्यापार होता था? हमको किस किस के उसके साक्ष्य मिले हैं? तो सब लोग डी बता रहे हैं ज्यादातर, मतलब कि उस टाइम पे अगर देखोगे तो इंडिगो का भी हम वहां पे क्या करते थे, उस टाइम पे व्यापार करते थे। इंडिगो मतलब समझते हो, जो नील रहती है ना, जो हम लोग घर पे आपने देखा होगा नील वगैरह जो यूज करते हैं उसको इंडिगो बोला जाता है। ठीक है, उस टाइम पे जो नील रहती थी उसका व्यापार होता था, कपस का जो कॉटन है उसका व्यापार होता था, और जो सिल्क है, रेशम है, उसका भी उस टाइम पे व्यापार होता था। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑल दी अबव, सारे के सारे। ठीक है, तो उस टाइम पे नील का भी व्यापार होता था, हमारे कॉटन या कपस का भी व्यापार होता था, और रेशम या सिल्क का भी उस टाइम पे व्यापार होता था। किस टाइम पे? मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, या मौर्यन बोल सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, राजाओं की अपनी भूमि, यहां पे याद रखना, अपनी भूमि या संपत्ति से होने वाली आय को क्या कहा जाता था? द इनकम फ्रॉम द किंग्स ओन लैंड और ई स्टेट वॉज नोन एज। इसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कोई डी बता रहा है और कुछ सी बता रहा है, दोनों में लड़ाई चल रही है। ठीक है, कोई ए भी बता रहा है, वन भी बता रहा है, वन नहीं है भैया। अब देखो यहाँ पे, हमने देखा था कल बाली के बारे में। ठीक है, बाली कर या बाली टैक्स के बारे में देखा था कल। तो बाली टैक्स एक तरीके का कैसा टैक्स था? धर्म के नाम पे टैक्स लगाया जाता था उस टाइम पे। तो वो होगा क्या? नहीं होगा। फिर इसके बाद भाग की बात करी थी हमने, भाग भी एक तरीके का कर था या एक टैक्स था जो कि लोगों को देना पड़ता था। बेसिकली जो भी इंसान अपनी खेती कर रहा है, खेती में जो आखिरी में उसको जितना निकल रहा है, जितनी भी खेती होती थी उसका कुछ भाग उनको एक कर के हिसाब से देना पड़ता था। तो ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं, और नन ऑफ दी दीज तो है ही नहीं, तो हमारा आखिरी मतलब ऑप्शन क्या बचा? सीता। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से भी देख सकते हो, भग और बाली के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, तो वो तो है ही नहीं। तीसरा हमारे पास बचा सीता। तो सीता को बुलाया जाता था, मतलब सीता किसको बुलाया जाता था? बेसिकली जो भी राजा रहता था, राजा की खुद की भूमि होगी या खुद का बोल सकते हो व्यापार वगैरह भी करता होगा, जो भी उस चीज से कमाता था ना, वो चीज को वो किस नाम से बुलाया जाता था? सीता के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो राजा की अपनी भूमि या संपत्ति से होने वाली आह को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ये चीज याद रखना। वो बाहर से अगर किसी और से जो कर आ रहा है उसको सीता नहीं बोलते थे। जो खुद का बिजनेस करते थे ना, या खुद की संपत्ति से जो पैसे आते थे, जो आय जनरेट करते थे, उस चीज को सीता बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस समय के आठवां 18 प्रमुख वो हस्तशिल्प जैसी लकड़ी का काम, धातु का काम या आभूषण आदि को गिल्ट में सम्मिलित किया गया है। द 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ द टाइम सच एज वुड वर्क, मेटल वर्क एंड द ज्वेलरीज etc आर ऑर्गेनाइज इन अ गिल्ड कॉल्ड। तो गिल्ड क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हो कि ग्रुप, एक तरीके का क्या हमारा समूह। उस टाइम पे क्या होता था, जो व्यापारी लोग रहते थे वो अपना समूह बना लेते या अपना ग्रुप बना लेते थे। तो उस टाइम पे ऐसे कितने हमको बोल सकते हैं गिल्ड या आपके बोल सकते हो ग्रुप देखने को मिलते थे? 18 जो थे वो ग्रुप थे उस टाइम पे। ठीक है, जैसे व्यापारी अगर आप बोल सकते हो ना, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है, कोई धातु बनाता है या कोई और काम करता है, तो जो लकड़ी वाले लोग हैं, जो लकड़ी से रिलेटेड अपना काम करते हैं, वो अपने आप का एक क्या बना लेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे। जैसे कि आपने देखा है ना, ऑटो रिक्शा वाले रहते हैं तो ऑटो रिक्शा वालों की यूनियन रहती है, जो वर्कर फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी यूनियन होती है ना। तो उसी तरीके का क्या बनाते हैं वो लोग? समूह बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको ऐसी कितनी यूनियन या बोल सकते समूह देखने को मिलते थे? 18 देखने को मिलते थे। तो उनको क्या बुलाया जाता था? उन समूह को साथ में एक तरीके से नाम दिया जाता था। उन गिल्ड का नाम क्या था हमारा? सब आंसर करो। सी और डी में बता रहे हैं सब। तो इसका आंसर क्या है? श्रेणीज।
ठीक है, उनको क्या बुलाया जाता था? श्रेणी बुलाया जाता था। और कितने तरीके की, कितने टाइप, मतलब बोल सकते हो कितनी श्रेणीज उस टाइम पे उपस्थित थी? 18 श्रेणीज में अलग अलग डिवाइडेड थी। मतलब 18 अलग अलग यूनियंस बना के रखे थे उन लोगों ने, 18 अलग अलग ग्रुप्स बना के रखे थे या समूह बना के रखे थे। ठीक है, यूनियन से याद रखना, जो ऑटो रिक्शा वाले की यूनियन रहती है, जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं फैक्ट्री में, उनकी यूनियन होती है, उसका नाम, उससे रिलेटेड है हमारा गिल्ड का जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे बोले कि हमने जो श्रेणीज पढ़ा था, श्रेणीज के अध्यक्ष के रूप में किसको जाना जाता था? द प्रेसिडेंट ऑफ श्रेणीज वॉज नॉन एज। ये सिंपल सा है, सिंपल सा ही दिख रहा है वहां पे कि जो श्रेणी का अगर कोई बोल सकता है कि अध्यक्ष होगा तो उसको क्या बुलाया जाएगा? प्रमुख ही बुलाया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट देख लो, मैच द फॉलोइंग करनी है हमको। तो बताओ सब लोग इसका, ये हमने पढ़ा है पहले भी। तो इसको सिंपली मैच कर दे, इसके ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। हमने देखे थे चांदी के सिक्के या सिल्वर कॉइन्स के बारे में, तो जो सिल्वर कॉइन थे उनको क्या बुलाते थे हम लोग? पाना बुलाते थे। ठीक है, या अश्वपाना के नाम से भी बोलते थे हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? जो सिल्वर कॉइन या चांदी के सिक्के थे उस टाइम पे मौर्य काल पे हमको क्या बुलाया जाता था? पाना बुलाया जाता था, या बोल सकते हो कि काश्य पान के नाम से भी या पाना के नाम से भी बुलाया जाता था। फिर अगर गोल्ड की बात करें या सोने के सिक्के की बात करें तो उस टाइम पे उनको क्या बुलाया जाता था? निष्क बुलाया जाता था, या निष्कहा के नाम से जो बोला जाता है। ठीक है, और तांबे के जो आपके कॉइन या तांबे के जो सिक्के होते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग? मशाक बोलते थे। ठीक है, मशाका या मशाक। क्लियर है? कल हमने चांदी के सिक्के के बारे में तो पढ़ा ही था। तो चांदी के सिक्कों को पाना या बोल सकते हो कि आश्यपान के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम लोग तांबे के सिक्के की बात करें तो तांबे के सिक्कों को क्या बुलाया जाता है? मशाक के नाम से जाना जाता है। और जो सोने के सिक्के हैं तो वो तो हमने ज्यादातर पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो उनको क्या बुलाया जाता है? निष्क बुलाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हाउ मच टैक्स वॉज पेड बाय द पीसेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य शासन में किसानों द्वारा किस कर अदा की जाती थी? कल मैंने बताया था इस चीज के बारे में, हम लोगों ने देखा था कि कितना कर देते वो लोग। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मौर्य शासन की बात हो रही है। तो मैंने कल बताया था कि अगर पूरे मौर्य शासन की या मौर्य एम्पायर की बात करोगे तो सभी जगह से दो तरीके के टैक्स लिए जाते थे। एक हमारा क्या था? भाग, और दूसरा क्या था? बाली। ठीक है, बाली तो एक तरीके से बोल सकते हो कि रिलीजियस टैक्स था, धर्म के नाम पे उस टाइम पे टैक्स लिया जाता था। और जो भाग था, वो भाग में क्या आता था हमारा? जो भी बोल सकते हो किसान में जितनी भी खेती होती थी, उस किसान को अपनी जो भी उपजाऊ, मतलब जितनी भी उसने गेहूं निकाला है, जितना भी उसकी खेती हुई है, जितना भी उपजाऊ हुआ है, उसका कितना भाग देना पड़ेगा? 1/6 पार्ट उसको देना पड़ेगा। ये बताया था मैंने। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अब यहाँ पे एक और इंसेप्शन भी बताया था, एक और चीज बताई थी कि पूरे मौर्य एम्पायर में कितना कर लिया जाता था? भाग में 1/6 पार्ट लिया जाता था। पर वहीं पे अगर किसकी बात करूं मैं? लुम्बिनी की बात करूं तो लुम्बिनी में कितना भाग देते थे वो लोग? 1/8 पार्ट देते थे, कि जो भी उनका हिस्सा होता था उसको 1/8, जो 8वें पार्ट का एक पार्ट रहता था, उसको क्या करना पड़ता था? राज्य को देना पड़ता था या राजा को देना पड़ता था, कर के हिसाब से या टैक्स के रूप में। ठीक है, ये इंसेप्शन याद रखना। पूरे मौर्य साम्राज्य में 1/6 पार्ट लिया जाता था। और लुम्बिनी की बात करोगे तो लुम्बिनी में कितना लिया जाता था? 1/8 लिया जाता था। और लुम्बिनी में एक और इंसेप्शन था कि लुम्बिनी में जो बाली कर था या बाली टैक्स था वो नहीं लगता था, क्योंकि अशोका ने जो बाली टैक्स था या बाली कर था वो कहां से हटा दिया था? लुम्बिनी से हटा दिया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य काल के दौरान केवल नगद में भुगतान किए गए कर को संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टैक्स पेड ओनली इन कैश? ठीक है,
जो कि वो कैसे दिया जाता था, नगद दिया जाता था, केवल नगद दिया जाता था। ऐसे कर को उस टाइम पे क्या बुलाया जाता था? तभी आंसर करो। तब भी बता रहे हैं। देखो भैया, कल मैंने बात करी थी बाली की, या बोल सकते हो धार्मिक कर की। उसमें मैंने नहीं बोला था कि नगद दिया जाता है। हमने भाग का तो समझ में आ गया, भाग तो नगद में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी उनकी वो जितना भी बोल सकते खेती हो रही है उनकी, तो उसमें से वो अपना भाग देते थे, तो वो तो नगद के रूप में रहता भी नहीं था। और जो बोल सकते हैं कि जो बाली टैक्स था वो भी नगद की फॉर्म में नहीं रहता था। ठीक है, तो जो भी कर हमको नगद में दिया जाता था उसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था? हिरण्य नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऐसा कर जो कि नगद के रूप में दिया जाता था, नगदी दिया जाता था, उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे? हिरण्य बोलते थे। क्या बोलते थे? हिरण्य बोलते थे। क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे पूछे कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य पीरियड में कौन सा ऐसा कर था या ऐसा टैक्स था जो कि कैश में या नगद में दिया जाता था, तो वो क्या था? हमारा हिरण्य था। और भाग और बाली हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भाग था, भाग तो एक तरीके से जो भी खेती होती थी उसका भाग देना पड़ता था आपको। अगर गेहूं आपने करा है तो गेहूं का भाग देना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कुछ और लगाया तो उसका भाग उनको देना पड़ता था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, द टैक्स पेड इन काइंड बाय ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज नोन एज। गांव के समूह द्वारा वस्तु के रूप में भुगतान किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? मतलब कि बोल सकते हो कि इन काइंड मतलब कि लगभग अगर मान के चलो कि कोई गांव है और उस गांव में अच्छी खेती हो गई, तो तोहफे के रूप में जो बोल सकते हैं गांव वाले थे वो राजा को क्या करते थे? तोहफे के रूप में एक पैसे देते थे या कर देते थे। तो उस चीज को क्या बोला जाता था उस टाइम पे? आंसर करो सभी। कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, पर ज्यादातर आंसर क्या है हमारे? ए। तो इसका सही आंसर क्या है? पिंडकारस। ठीक है, तो जो भी टैक्स बोल सकते हो कि एक तरीके से जो तोहफे के रूप में गांव वाले राजा को देते थे उनको क्या बोला जाता था? पिंडकारा बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के दौरान एकाधिकार कर के रूप में जाना जाता था। द मोनोपोली टैक्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर वॉज नोन एज। एक तरीके का बोल सकते हैं एकाधिकार कर उस टाइम पे दिया जाता था मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, उसको क्या बोला जाता था? कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? परीग है पहला आंसर। तो उस टाइम पे जो भी मोनोपोली एकाधिकार कर लगता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो परीग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच सेक्शन ऑफ द विनय पिटिका कंटेन्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इरिगेशन इन मगध। विनय पटिक में किस खंड में मगध के बोल सकते कृत्रिम सिंचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिलता है? ठीक है, विनय पट्टिका के बारे में देखा था, तो विनय पट्टिका में से कौन सा इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट है, जिस बोल सकते डायरेक्ट एविडेंस है, जो कि किसके बारे में बताता है कि जो कृषि होती थी उसमें कृषि में सिंचाई के बारे में जो होता था, बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बोल सकते इरिगेशन के बारे में जो था उससे रिलेटेड था। आंसर करो सभी। ज्यादातर लोग ए बता रहे भैया, जातक नहीं है, जातक मैंने बताया था अलग है।
विनय पिटिका जो बोल सकते, त्रिपिटिका हम लोगों ने पढ़ी थी, त्रिपिटिका अलग थी, पिटिकास अलग होती है, जातक अलग थी और निकाय अलग थी, वो तीनों अलग अलग है। इसमें कैसे जोड़ सकते हो? विनय पिटिका में जातक कैसे आ जाएंगी? ये चीज बताई थी ना मैंने, 3 साहित्य के बोल सकते हो, तो उसमें पिटिका आती थी। और हमने क्या पढ़ाए थे इसके बाद? हमने निकाय के बारे में पढ़ा था, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? हमारे इनके बारे में जो भी चीजें थी, इन सब चीजों के बारे में बताया था मैंने। तो विनय पिटिका के अंदर जातक कथाएं नहीं आएंगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? महाबग्गा। ठीक है, तो किस सेक्शन में, विनय पिटिका के किस सेक्शन में हमको पता चलता है आर्टिफिशियल इरिगेशन के बारे में? तो महाबग्गा एक तरीके का उसका भाग है, या बोल सकते हो कि एक डायरेक्ट एविडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द विलेजेस विच आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन ड्यूरिंग द अशोका रेन वॉज नोन एज। अशोक के शासन काल के दौरान कराधान से मुक्त गांवों को क्या कहा जाता था? जैसे मैंने बताया था, लुम्बिनी में जो बाली टैक्स है वो नहीं लगता था, तो उस गांव को किस नाम से बुलाया जाएगा जो कि वो बाली टैक्स या बाली कर नहीं देता है? अब इसके आंसर जल्दी जल्दी आ रहा है सबके, सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? परिहारक या परिहार का। तो जो भी गांव कर नहीं देता था, जो जिन गांव को कर से वंचित रखा जाता था, या जो बोल सकते कर से छूट दे दी जाती थी, तो ऐसे गांव को क्या बोला जाता था? परिहारक बोला जाता था। ये चीज क्लियर हो गई कि कुछ ऐसे हमने जैसे लुम्बिनी का एग्जाम्पल देखा था, तो लुम्बिनी में जो अशोक था उसने जो बाली कर था या बाली टैक्स को हटा दिया था, एबोलिश कर दिया था। ठीक है, तो उस लुम्बिनी गांव को हम लोग क्या बोलेंगे? परिहारक बोलेंगे। उस गांव को क्या बोलेंगे? परिहारक बोलेंगे। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, those villages who paid their taxes in the form of grains, cattle, gold और the raw material were known as। ऐसे गांव जो अनाज, सोना या कच्चे माल के रूप में अपना कर अदा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत से जो गांव थे, बोल सकते हैं बहुत से कर नगद दिए जाते थे, कुछ भाग दिए जाते थे। तो ऐसे जो कि मतलब बोल सकते अनाज दिया करते थे या कैटल दिया करते थे या सोना दिया करते थे, उनको क्या बोला जाता था? ज्यादातर लोग बी और सी में कंफ्यूज हैं। कोई ए भी बता रहा है। तो उनको क्या बोला जाता था? कूप पे बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कूप पे। ऐसे गांव जो कि अपना कर किस हिसाब से देते थे, किस रूप में देते थे? अनाज के रूप में देते थे, या बोल सकते मवेशी के रूप में देते थे, सोने के रूप में देते थे, या कुछ रॉ मटेरियल दे देते थे, कुछ कच्चा माल दे देते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? कूप पे बोला जाता था। अब देखो, उस टाइम पे अगर हम लोग देखें ना, तो 3 तरीके के गांव हुआ करते थे। ठीक है, पहले गांव का नाम क्या था? कूप पे। ठीक है, एक तरीके के गांव कौन से थे, उनको क्या बोला जाता था? कूप पे बोला जाता था। दूसरे तरीके के जो गांव थे उनको क्या बोला जाता था? अयोध्या बोला जाता था। अयोध्या। और तीसरा हमने पढ़ा जो है वो क्या है? परिहारक। ठीक है, तो कूप पे में हम लोगों ने देखा कि कूप पे कैसे हैं जो कि किस अपना कर कैसे हिसाब से देते हैं? अनाज के रूप में देते हैं, या कैटल के रूप में देते हैं, या सोने के रूप में देते हैं, या कच्चा माल के हिसाब से देते हैं। अब देखो यहाँ पे अयोध्या जो थे, वो अयोध्या जो अपना कर थे वो कैसे देते थे? वहां पे जो गांव के लोग रहते थे ना, वो सेना में भर्ती होते थे। मतलब कि ऐसे गांव के लोग जो सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को दिया करते थे, उन गांव को क्या बोला जाता था? हमारा अयोध्या बोला जाता था। ये चीज क्लियर हो गई। तो कूप पे की बात करोगे तो कूप पे कैसे कर था? एक तरीके से अनाज के रूप में दे दिया, या तो सोने के रूप में दे दिया, या बोल सकते हो कि हमारे कैटल या रॉ मटेरियल के रूप में दे दिया। पर वहीं पे हम बोल सकते हैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या कैसा विलेज का नाम था? जो कि ऐसा गांव जो कि क्या करता था? अपने गांव के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए भेजता था। किसके रूप में? कर के रूप में। तो उन गांव को क्या कहा जाता था? अयोध्या बोला जाता था। और परिहारक हमने देख लिया, तो परिहारक ऐसे गांव थे जो कि कोई भी कर नहीं देते थे, जो कि कर से क्या थे? वंचित थे। उन गांव को क्या बोला जाता था? परिहारक बोला जाता था। तो ये चीज याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में 3 तरीके के गांव थे। एक थे कूप पे, जो कि अनाज या बोल सकते सोने के रूप में अपना कर देते थे। दूसरे क्या थे? अयोध्या, जो कि लोगों को सेना में भर्ती होने के रूप में एक तरीके से कर देते थे। और तीसरे से परिहारक, जो कि कोई कर नहीं देते थे। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट देख लो, कौटिल्य के अनुसार लेनिन निर्माण केंद्र थे। लेनिन जानते हो ना, जैसे कि कॉटन होता है वैसे ही एक कपड़े का टाइप है लेनिन। ठीक है, तो द अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य लेनिन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वेयर्स, कहाँ कहाँ पे लेनिन का उत्पाद किया जाता था, निर्माण किया जाता था? कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। भैया उज्जैन में नहीं किया जाता था। ठीक है, तो कहाँ पर किया जाता था लेनिन का निर्माण? काशी में भी हमको उसके सबूत मिले, उसके प्रमाण मिले, और कहाँ पे पांडरा में भी हमको उसके बोल सकते हो कि सबूत मिले। तो दोनों जगह किया जाता था, काशी में भी किया जाता था और पांडरा में भी किया जाता था। ठीक है, अगर लेनिन की बात करें, लेनिन एक तरीके का कपड़ा होता है, उसका निर्माण हमको कौटिल्य ने कहाँ कहाँ पे बताया, तो काशी में बताया और पांडरा में बताया। क्लियर है, उज्जैन में नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अर्थशास्त्र स्टेट दैट द स्टेट अपॉइंटेड दैट सुपरटेंडेंट मोस्टली टू रेगुलेट द इकोनॉमिक। अर्थशास्त्र कहता है कि राज्य की ज्यादातर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को अभिनियमित करने के लिए डेस्क अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। कितने अधीक्षक हम लोग, या कितने सुपरिटेंडेंट थे अर्थशास्त्र के हिसाब से, जो कि बोल सकते हो कि हमारी आर्थिक गतिविधियों को देखते थे? लोगों के सही सी आना स्टार्ट हो गया है। कोई 15 बोल रहा है, कोई 29 बोल रहा है। तो अर्थशास्त्र में कितने का उल्लेख देके रखा है, कितने सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे 27 सुपरिटेंडेंट थे। अर्थशास्त्र में कितने का बारे में बताया है? 27 के बारे में बताया। ठीक है, तो कौटिल्य ने कितने सुपरिटेंडेंट बताए थे कि जो कि आर्थिक या इकोनॉमिक गतिविधियों को देखते थे? तो 27 है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर कल्पसूत्र की बात करूं तो कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबको पता है ये चीज। तो हमारे किसने लिखी है ये चीज? भद्रबाहु ने लिखी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं, मोगली पिट्टा तिशा की बात करूं, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? कथा वस्तु लिखी है। ठीक है, अगर मोगली पिट्टा तिशा की बात करोगे तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? कथा वस्तु लिखी है। कौटिल्य के हमको पता ही है अर्थशास्त्र, तो उसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अशोक स्तंभ पर यह लिखा गया है? अब ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे गांव लिवनी को बाली एक कर से छूट दी गई थी। भाग मतलब कि योगदान का शाही हिस्सा को घटाकर कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया गया था। इन शब्द का उल्लेख हमको के अशोक बोला अशोक के किस स्तंभ से देखने को मिलता है? तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिए। अगर इंग्लिश में पढ़ के बताऊं तो इंग्लिश में क्या बोला उन लोगों ने? द विलेज लुम्नी वॉज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम अ बाली अ टैक्स एंड अ बाग रॉयल शेयर ऑफ द प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 1/8 वॉज इंस्क्राइब ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन पिलर्स? ठीक है, तो कल मैंने बताया था तो सबको ज्यादातर याद है। तो हमारा सही आंसर क्या है? रिम्बनदई। ठीक है, तो रिम्बनदई में हम लोगों ने देखा था, रिम्बनदई जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल में भी लुम्बिनी में स्थित है। उस रिम्बनदई स्तंभ से हमको किसके बारे में, दो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। पहली चीज कि उनके कर के बारे में पता चलता है कि जो बाली टैक्स था वहां पे नहीं लगता था, और दूसरा जो भाग टैक्स था या भाग कर था उसको कम कर दिया गया था। सब पूरे मगध में 1/6 लगता था, यहाँ पे कितना लगता था? 1/8 लगता था। ठीक है, फिर इसकी बात करें हम लोग दूसरी चीज, तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका साक्ष्य भी हमको किस स्तंभ से देखने को मिलता है? रिम्बनदेई से देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे रिम्बनदेई कहां पर स्थित है? नेपाल में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बराबर केव्स इज करेक्ट। अब पहले या तो ये चीज याद रखना, जो बारबर केव्स है वो कहां पर स्थित है, बिहार में, ठीक है, बिहार में सुल्तानपुर एक जगह है वहां पे स्थित है। अब इनमें बारबर जो केव्स हैं बराबर, उनके बारे में क्या हमारे बोल सकते हो कथन सही है। अब पढ़ो यहाँ पे, सबसे पहली चीज ये बोला गया है कि भारत के सबसे पुरानी जीवित रॉक कटा मतलब रॉक कट गुफा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। दूसरी की इन गुफाओं में अशोक ने आजीविका संप्रदाय को प्रदान किया था, इस गुफा में अशोक के शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। फिर तीसरी हमारी की बराबर हिल में 4 गुफाएं जिनका नाम क्या है, करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व जौपरी। तीसरा हमारा है कि सुदामा और लोपस ऋषि गुफाएं भारत की रॉक कट वास्तुकला की शुरुआती उदाहरण है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है देखिए। सब लोगों को पता है या सब लोग तुक्का मार रहे हो? सब लोग यहाँ पे डी बता रहे हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही हमारा सही ऑल ऑफ दी अबव है, मतलब चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, अगर हम बराबर गुफाओं की बात करें तो गुरावर जो बराबर केव्स हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलती है, बिहार में। बिहार में एक जगह है बोल सकते हैं सुल्तानपुर, उसके पास में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो बराबर हिल्स है वो भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसमें क्या बोल के रखा है कि इन गुफाओं को जो हमको देखने को मिलती है, इनको अशोक ने क्या करा था, किस संप्रदाय को दे दिया था, किसको दे दिया था, आजीविका संप्रदाय को प्रदान कर दिया था। और इन गुफाओं में हमको अशोक के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसकी अगर हम 4 गुफाओं की बात करें तो 4 गुफाएं कौन कौन सी है, करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विशी चौपरी। तो ये 4 गुफाएं किसकी नाम है, हमारे बराबर गुफाओं की बात है, या बराबर हिल्स की बात है। फिर इसके बाद हम बात करें चौथा, तो इसमें सुदामा और जो लोमस ऋषि केव्स है वो कैसी है, रॉक कट वास्तुकला की शुरुआती उदारीकरण। कि अगर हम उदाहरण देखें कि स्टार्टिंग कहां से हुई थी जो आर्किटेक्चर की, तो वो हमारी जो सुदामा और लोमस गिरी है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है किसकी, रॉक कट हमारे आर्किटेक्चर की। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना कि कौन सा हमारी जो बोल सकते हैं कि कौन सी केव या कौन सी गुफा आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कौन से गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर हिल या बराबर गुफाओं के बारे में, और वो कहां पर स्थित है, बिहार में। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच निकाय स्टेट्स दैट इफ द शूद्रास मल्टीप्लाइड हिज वेल्थ he was entitled to hire as a servant not only Sudras but also a वैश्य, a क्षत्रिय and a ब्राह्मण। अब ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या बोला गया है, इस किस निकाय में क्या कहा गया है कि यदि एक सूत्र अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देता है तो वह केवल दूसरे शूद्र के रूप में बल्कि वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में भी नौकर को रख सकता है, नौकर के रूप में काम करने के लिए रख सकता है। ये किस निकाय से हमको देखने को मिलता है, मतलब समझ में आ गया। बेसिकली इसमें क्या बताया गया, कोई शूद्र है, अगर शूद्र ने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, इतनी संपत्ति हो गई इसके पास कि अब वो क्या अगला एक बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। अगर उसके पास एक सर्टेन लिमिट से एक बोल सकते हो संपत्ति है, तो वो नौकर के रूप में शूद्रों को नहीं, साथ में वैश्यों को, ब्राह्मण को और वैश्य को भी रख सकता है, ठीक है। तो इस चीज का उल्लेख हमको किस निकाय में देखने को मिलता है, सी बता रहे हो सब भैया। अंगुतर निकाय के बारे में बताया था। अंगुतर निकाय किसके बारे में बताती है, महाजनपद के बारे में बताती है, पढ़ा था ना ये हमने। अंगुतर निकाय किसके बारे में बताती है, महाजनपद के बारे में बताती है कि उस टाइम पे कितनी महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी। उसका उल्लेख किस निकाय में है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारे शूद्रा से रिलेटेड है कि कोई शूद्रा ने अगर इतनी को संपत्ति अर्जित कर ली है कि वो शूद्र को तो नौकर रख सकता है, पर साथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी नौकर रख सकता है। इस चीज का हमको किसमें उल्लेख देखने को मिलता है, हमारे मजीमा निकाय के बारे में, ठीक है। मजीमा जो निकाय है उसमें इसका उल्लेख देके रखा है, ठीक है। अनुक्कर निकाय के बारे में याद रखना कि उसमें महाजनपद के बारे में बताया गया कि ऐसी 16 महाजनपद हमारी हैं यहाँ पे उपस्थित थी उस टाइम पे, ठीक है।
तो इस चीज के बारे में हमको किस निकाय में देखने को मिलता है? मजीमा निकाय के बारे में को देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, ब्रज भूमिका को नियुक्त किया गया था, या ब्रज भूमिका एक तरीके की पोस्ट थी, वो किसके लिए अपॉइंटेड की थी मौर्य एम्पायर में? आंसर करिए सभी। कोई बी बता रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कोई सी बता रहा है किले की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ब्रज भूमिका एक तरीके की जो पोस्ट थी, उस पोस्ट में किसके बारे में बताया गया था? सामाजिक कार्य के बारे में, कि कोई इंसान अगर कोई सामाजिक कार्य करता था उस टाइम पे तो उसको क्या बुलाया जाता था? ब्रज भूमक बोला जाता था या ब्रज भूमिका बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यक्ष और यक्षी की आकृतियां जीवन आकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं। लाइफ साइज फिगर मतलब कि बोल सकते हैं बड़ी आकृतियां जो हमको देखने को मिली है ना यक्ष और यक्षी की, वो कहां पर देखने को मिली है? लाइफ साइज फिगर या जीवन आकार की आकृतियां मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हमको कहां पर देखने को मिली है यक्ष और यक्षी की? यक्ष और यक्षी के बारे में नहीं देखा, वो पिक्चर नहीं लगाई, बाद में अभी देखा। ठीक है, ज्यादातर लोग विदिशा बता रहे हैं, कोई पटना बता रहा है। देखो, अगर यक्ष और यक्षी की जीवन आकार की आकृतियां की बात करूं या लाइफ साइज फिगर की बात करूं तो वो हमको कहां पर देखने को मिलती है? विदिशा में भी देखने को मिलती है, पटना में भी देखने को मिलती है और मथुरा में भी देखने को मिलती है। तीनों जगह पे हमको किसकी मूर्ति देखने को मिली है? यक्ष और यक्षी की। और कैसी मूर्ति? वो भी बड़ी बड़ी। ठीक है, लाइफ साइज फिगर जो है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तीनों जगह हमको देखने को मिली है, विदिशा में भी देखने को मिली है, पटना में भी देखने को मिली है और मथुरा में भी देखने को मिली है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, पंच चित्रित चांदी के सिक्के जिसे पाना मौर्य की शाही मुद्रा कहा जाता है, ये प्रतीक है। द पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन कॉल्ड पाना द इंपीरियर करेंसी ऑफ मौर्यास कैरीज द सिंबल ऑफ। कौन कौन से चिन्ह हमको बोल सकते हैं मौर्य साम्राज्य के किस पे देखने को मिलते हैं? पंच चिकित चांदी के सिक्कों पे देखने को मिलते हैं, या पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स में देखने को मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आप लोगों को पता करना है। फिर पता करने के बाद आपको इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन रहेगा उस कमेंट में आपको सेक्शन में आपको अपना आंसर पोस्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।